हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम ऐसे आईएएस ऑफिसर से बात करने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप बहुत प्रेरित महसूस करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जितने भी डाउट और मिसकंसेप्ट हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट और मिसकंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तो मैं सर के बारे में आपको बता दूं। सर का नाम है प्रेम प्रकाश मीणा और सर ने यूपीएससी 2017 में 102 रैंक के साथ आईएएस क्रैक किया था। और सर वर्तमान में हाथरस में एसडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर के द्वारा अपने क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें अपना घर और न्याय आपके द्वार प्रमुख हैं। और इसके आगे हम सर से ही बात करेंगे। हेलो, वार्म वेलकम सर। Thank you. Thanks for inviting me. कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए ताकि बाकी एस्पिरेंट्स भी जान सके सर आपको। मेरा नाम प्रेम प्रकाश मीना है और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यस। आई एस 2018 बैच, फर्स्ट यस अटेम्प्ट सर। में IRS इनकम टैक्स एंड स्टेट अवे सेकंड अटेम्प्ट। और सिविल सर्विसेज में आने से पहले करीब 9 साल तक अब्रॉड काफी काम किया ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ, जिसमें कंपनीज जैसे कि स्लम्बरजर, शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, यस सर। करीब 20-22 कंट्रीज घूमने का मौका मिला और 5-6 कंट्रीज में रहने का। उसके बाद फिर छोड़ छाड़ के सब वापस इंडिया आए, सिविल सर्विसेज दिया और यूपी काडा मिला। फर्स्ट पोस्टिंग यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न यूपी में, गोरखपुर के पास बस्ती, वहां पे पोस्टिंग। और सेकंड पोस्टिंग इज इन हाथरस, जो पिछले 4 महीने से चल रही है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी। यस सर, तो सर हम अपने प्रश्न से शुरू करते हैं। श्योर। तो सर आपको किस बात ने सबसे अधिक प्रेरित किया यूपीएससी करने के लिए सर? देखिए, यूपीएससी मतलब ये एक जिसे बोलते हैं रटा रटाया टाइप का ही आंसर है, बट यूपीएससी बिल्कुल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है जो शायद ही कोई दूसरी नौकरी या दूसरे जॉब देता हो। यस। क्योंकि ये इकलौता मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा जॉब होगी जिसमें आपको हर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। एज एन आईएएस आप शुरू में रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, लैंड रेवेन्यू से। उसके बाद इवेंचुअली आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप हेल्थ सेक्टर में दे सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेसी के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं, आप HRD में कर सकते हैं। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें आप कंट्रीब्यूट ना कर पाए। सो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, यूपीएससी पर्टिकुलरली आईएएस ऐसी जॉब है जो आपको उन्हीं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की प्लस कंट्रीब्यूट करके खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सो अपने आप में बहुत ही यूनिक टाइप का जॉब है। जी सर। जी सर, अगला क्वेश्चन है सर, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन सर? देखो, यूपीएससी प्रिपरेशन का मुझे लगता है 3-4 मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। पहली चीज तो जैसे एक मेरा यूट्यूब पे 2 इंटरव्यूज भी हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। यस। बट जो 3-4 चीजें मुझे लगता है जो मेरे लिए लर्निंग रही, वो एक तो ये रहा कि कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंस को ये नहीं मानना चाहिए कि अगर उसको 4 अटेम्प्ट लग गए तो मुझे भी 4 अटेम्प्ट लगेंगे, या 4 अटेम्प्ट से पहले तो किसी का होता नहीं है। ना ही ये सोचना चाहिए कि यार इसने तो पहले अटेम्प्ट में टॉप कर दिया तो यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है। मुझे जी सर। एक इंग्लिश में कहावत है कि इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। तो पता नहीं आपकी किस्मत किस साल कौन से अटेम्प्ट में लिखी हो सकता है भगवान करे पहले में हो जाए। बट मुझे यस लगता सर। है कि दूसरों को बहुत ज्यादा बेस नहीं मानना चाहिए। अब मैं भी इतने यस। साल जॉब छोड़ के जब इंडिया वापस आया, इतने साल पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, और काफी लोगों से जब बात की तो ज्यादातर का फीडबैक ये था, अरे इसमें तो 3-4 साल तो लगते ही लगते हैं। पहले साल तो आप सिलेबस समझोगे, फिर अगले साल प्री शायद आपका निकल जाए, फिर आप मेंस दोगे। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए पंचवर्षीय योजना। मुझे लगता है पंच। पंचवर्षीय योजना कतई नहीं है। अगर आप इसमें पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाएं तो आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में इसको डेफिनेटली क्लियर कर ही लेंगे। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। मतलब आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, आप ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं।
है ना, बहुत ज्यादा सुनना नहीं, हवा में उड़ना नहीं, स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे फोकस्ड। सेकंड चीज है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है कि यस क्योंकि इस टाइप का ये गेम है कि इसमें हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, तो एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट में ना हो तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुद को सेल्फ डाउट यस क्रिएट नहीं करना चाहिए कि यार मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, मुझे लगता है वो थॉट्स नहीं आने चाहिए। जी सर। तीसरी चीज मैं कहूंगा इसमें कि लिमिटेड आप सोर्सेज रखिए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कि आप बहुत ज्यादा किताबों के पीछे मत भागिए कि ये किताब भी पढ़ लूं, वो किताब भी पढ़ लूं, इसके नोट्स आ गए, इस कोचिंग वाले ने ये आ गया, इस टॉपर ने ये कह दिया। मैं कहता हूं जो भी है, आप एक सब्जेक्ट की कोशिश करिए कि सिर्फ एक ही किताब पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दो। उससे ज्यादा आप मत भागिए, वरना सिलेबस इतना ज्यादा है, आप एक बुक ही कवर नहीं कर पाते हैं साल भर में, क्योंकि इतने फेजेस हैं। पहले प्री करोगे, प्री के बाद मेंस के लिए 3 साढ़े 3 महीना रहेगा, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, जीएस के इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो बहुत टाइम मिलता नहीं। प्लस किसी भी टॉपिक पे कभी भी इसमें पीएचडी करने की कोशिश मत करिए। आप ये मत सोचिए कि बस मैं दुनिया भर की बुक्स उठा लूं और असेंबली में क्या डिबेट चलती थी, किसने क्या कोट बोला, वो सब पढ़ लूं रट लूं और बस। आपको सिंपल सा हिसाब है भाई साहब, आपको 5 मिनट, साढ़े 5 मिनट में 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। अगर आपको एक पावरफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है टॉपिक की, प्लस आपका आंसर राइटिंग की टेक्निक, और दूसरा, तीसरा चौथा पॉइंट मेरा ये रहेगा, लिमिटेड सोर्सेस यस रखिए, उसी को आप बार बार रिपीट करिए। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड डायलॉग है मेरा कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़े। यस तो सर। कम से कम आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्कुल रहे, जैसे ही वो क्वेश्चन टॉपिक जैसे ही आए, फट से आपके दिमाग में निकले, क्योंकि आपको 150 तो शब्द लिखने हैं, आपको कौन सा निबंध लिखना है टॉपिक के ऊपर, क्यों पढ़नी है इतनी यस बुक्स। यस सर। ओके। आ रहे सर आवाज। और फिर एक ये चीज रहता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप थोड़ा जल्दी शुरू करिए। काफी ज्यादा लोग सोचते हैं जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा। और ये ऐसा एग्जाम है, इतना सिलेबस है, इसमें आप कभी भी, आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं इसमें 100% तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ आप अगर छठा अटेम्प्ट भी दे रहे होगे तब भी आपको लगेगा अरे यार ये तो छूट ही गया, ये तो रह ही गया, ये तो पढ़ना अभी मुझे बचा है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अप्रोप्रिएट लगती है, जैसे मैंने जो विजन की थी, ज्यादातर लोग विजन की करते हैं, कोई आईएएस फोरम आईएएस की करता है, कोई आईएएस बाबा की करता है, दृष्टि की करता है, जो भी आपको ठीक लगे वो मुझे लगता है बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लगवा लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर वीक में कम से कम एक टेस्ट आप दीजिए। हो सकता है 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप 10 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 15 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी आपको फीडबैक मिले उसका, उस फीडबैक को आप कोशिश करिए कि अगले टेस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। मान लीजिए आपको फीडबैक मिला फर्स्ट टेस्ट में कि आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं आंसर को, तो अब प्रैक्टिस करिए कि आंसर को मैं स्टार्ट करने की आदत डालूं, मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूं या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख के स्टार्ट करूं। है ना, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फिर एक होता है कि इसमें मैं डायग्राम्स बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इसमें एग्जांपल्स इंसर्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको बाकी फील्ड से कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको कंक्लूड करके वे फॉरवर्ड ठीक से सजेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है जब आप जितना जल्दी शुरू कर देंगे आंसर राइटिंग को, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाएगा और आपके लिए आसान रहेगा। इसको डिले ना करें। जनरली लोग डिले करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने डिले किया, अरे अभी तो मैं तैयार ही नहीं हूँ, अभी तो और पढ़ लेता हूँ, अभी तो ये बच गया वो बच गया, वो हमेशा बचा रहेगा, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी भर यूपीएससी देते रहो, कभी खत्म नहीं होगा वो। इससे अच्छा है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। और फिर मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा, लोग कोचिंगों के पीछे भागते हैं, मेरा तो कतई ये मत नहीं है कि कोचिंगों के पीछे बहुत ज्यादा भागना चाहिए। सारा गेम सेल्फ स्टडी का है। एक आध टॉपिक जो थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, उनके लिए आप भले ही कोचिंग कर लें, है ना, क्योंकि वो टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, आपको कनेक्ट करने में इश्यू हो सकता है, बट ओवरऑल सेल्फ स्टडी का गेम है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोचिंग में टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब मान लीजिए कोचिंग है आपकी दोपहर को 3 बजे, तो आप 1 बजे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा मुझे कोचिंग जाना है कोचिंग जाना है। तो पहले तैयार होने में आधा घंटा, फिर उससे पहले चाय पी के दोस्तों से मिलने में आधा घंटा, फिर टीचर का वहां वेट कर रहे हो,
दो ढाई घंटे वो पढ़ाएगा भी क्या, वो वही लिखाता है जो स्टैंडर्ड किताबों में पहले से लिखा रहता है। वो किताब के आपको डिक्टेट करवा के नोट्स बनवाएगा और उन्हीं नोट्स को आप पढ़ोगे। और यार जब वो किताब ही पढ़ के आपको नोट्स बनवा रहा है तो किताब ही पढ़ लो ना डायरेक्टली, क्यों टाइम वेस्ट करना। फिर जो दो ढाई घंटे की वो क्लास हो जाएगी, उसके बाद आप आओगे, फिर आप थक जाओगे, फिर चाय पियोगे, फिर घर जाओगे, फिर आधा घंटा रेस्ट करोगे। तो कुल मिला के आधा घंटे का सिलेबस वो नहीं पढ़ाएगा और पूरे 5 घंटे आपके दिन में चूस लेगा, प्लस आपकी एनर्जी बहुत उसमें इन्वेस्ट हो जाती है। और मुझे लगता है इसका बहुत यूटिलिटी नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने तो इतने सालों की पढ़ाई छोड़ने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया था, टाइम भी कम था और पढ़ाई की आदत छूट गई थी, तो 2 ढाई महीने जब कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, कुछ पढ़ाते तो है नहीं, वही पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रटा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये रटा रहे हैं, एक दो टॉपिक्स अच्छे थे जैसे। तो मैंने तो कोचिंग छोड़ दी। और बहुत लोगों ने मुझे कहा भी अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, अभी तुम्हें नहीं पता कलेक्टर कैसे बनते हैं, ये वो जो भी डायलॉग्स होते हैं उनके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी रिस्क लूंगा। और भगवान की दया दृष्टि रही तो कलेक्टर तो नहीं बना, लेकिन आईएएस जरूर बन गया। तो अल्टीमेटली बात यह है कि इधर उधर भटकने में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप एक क्लियर अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बना के उसमें रिपीटेटिवली सब्जेक्ट को पढ़िए। आप ये सोचिए कि प्री में जाने से पहले कम से कम 8-10 बार मेरा रिवीजन हो जाए, मेंस में जाने से पहले कम से कम 10-15 बार मेरा रिवीजन हो जाए। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूं तुरंत स्ट्राइक हो, 150 अपने वर्ड्स मुझे लिखने हैं, 150 वर्ड्स कंसाइज करने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत ज्यादा भागू ना, दोस्त ये बोल रहा है, गर्लफ्रेंड ये बोल रही है, कोचिंग वाला ये बोल रहा है, अरे मार्केट में जो नया आया है, सब छोड़िए यार। यस सर। लिस्ट आप चूज कर लीजिए कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह से पढ़ूंगा, मेडिवल में से पढ़ूंगा, एंशिएंट से पढ़ूंगा, जो भी आपको एक अच्छा सोर्स लगे। और बुक लिस्ट बहुत लोगों ने बताई है, मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इन सेपरेट सेशन, बट लिमिटेड सोर्सेज रखिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए और मेंस की टेस्ट सीरीज आप जल्दी लगवाइए, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। और जो न्यूज़पेपर है, अच्छा एक टॉपिक आया था न्यूज़पेपर्स के साथ नोट्स कैसे बनाएं, बुक्स के नोट्स कैसे बनाएं। मैं तो आपको फ्रैंकली बोलूंगा, मेरे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया किताब के नोट्स क्यों बनाने हैं आपको। किताब ही अपने आप में नोट्स हैं, किताब के नोट्स बनाओगे, उसको लाल पीला करोगे, 4 तरीके स्केच पेन चलाओगे और 4 घंटे 5 घंटे दिन में वेस्ट करके लगेगा आज का तो बड़ा मैंने आउटपुट निकाल दिया है। अब आप ये नहीं सोच रहे हो 5 घंटे में आप 3 चैप्टर पढ़ चुके थे उस किताब के, और भाई आपने नोट्स बना भी लिए, आपको क्या मालूम क्या इंपॉर्टेंट है। यू आर स्टिल एन एस्पिरेंट। इवन जो आईएएस बन भी आते हैं 50% नंबर पे तो बनते हैं आईएएस, तो वो कौन से 30 मार्क का होता है, उनको कौन सा पता होता है। तो जब आपको यही नहीं पता कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, तो फिर क्या आप उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल के अपने नोट्स बना लोगे। तो मेरे तो देखो, आई एम नॉट ए नोट्स टेकिंग गाय एंड आई विल नेवर सजेस्ट कि नोट्स में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप स्टैंडर्ड बुक सेट उठाओ और स्टैंडर्ड बुक सेट को ही आप बार बार जो टाइम आप कोचिंग जाने में और ये नोट्स वोट्स बनाने में आप लगा रहे हो, उतना आप रिविजन में उसको टाइम लगाइए, उतना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में लगाइए। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं देखो, बहुत अलग अलग तरीके से नोट्स बन सकते हैं और अलग अलग तरीके से नोट्स बनाने के लिए एक तो आप पहले स्टैंडर्ड बुक सेट चूज कर लीजिए। बुक लिस्ट में अगली बार तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि लिमिटेड टाइम में और बहुत बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे मतलब काफी यूजफुल लगी। बाकी तो अनलिमिटेड अथाह समुद्र है, इसमें जितना आप डूबोगे डूबते रह जाओगे। मुझे लगता है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और इसके अलावा एक आप इसको एक रेगुलर स्केड्यूल बना के इस तरीके से करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज मुझे तो मन नहीं है, आज पिक्चर चले जाओ, आज तो किसी का बर्थडे है, आज किसी की शादी है, आज नहीं कल। तो वो लगता है कि वो सब नहीं। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। सो एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा ड्राई टाइप का है, तो वो याद नहीं रहता था। तो मेरा तो सीधा साफ था कि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, उसके बाद फिर हर दिन 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मैंने बना। एक ऐसा सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा जिसे मुझे रटना बहुत है, सब्जेक्ट लूंगा थोड़ा टेक्निकल है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो सकता है, फॉर एग्जांपल
और इस तरीके से आप उसको रोटेट करते रहिए, है ना। कभी हिस्ट्री पढ़िए, फिर ज्योग्राफी पढ़िए। कई लोगों की स्ट्रेटेजी ये रहता है कि यार पहले 2 महीने, 1 महीना लग के मैं पॉलिटिक्स खत्म कर देता हूँ, फिर 1 महीना लग के मैं इकोनॉमिक्स खत्म कर देता हूँ, फिर हिस्ट्री खत्म कर देता हूँ। कि यार आप ऐसे कौन से सुपर कंप्यूटर हो कि 1 महीना आपने हिस्ट्री पढ़ी और अगले 12 महीने तक आप 1 महीना इकोनॉमिक्स पढ़ी और अगले 12 महीने तक आपको पूरी एकदम बढ़िया से याद रहेगी। मुझे तो लगता है याद नहीं रहता। तो मुझे लगता है उनको रिपीट करता रहना चाहिए साइकिल्स के अंदर, कि हर 2-3 यस दिन सर। के अंदर सब्जेक्ट और टाइप के टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपके दिमाग में वो सेटल होगी। ये जो जी सर। सिस्टम है ना कि एक बार पढ़ के मैं खत्म कर देता हूँ, तो जी मेरे सर। तो समझ से बाहर है। कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, यस सर। है ना। तो कंटिन्यूअस करो, कंटिन्यूअस पढ़ो, टेस्ट सीरीज देते रहो, और आंसर राइटिंग पे फोकस करो। काफी लोग होते हैं जैसे, अच्छा एक बड़ा बार बार सवाल जैसे लोग मुझसे ही पूछते हैं कि सर जी बहुत सर। सारे हैं या वेबसाइट्स हैं अ, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो उनको देखने में जी बड़ा सर। मजा आता है। मैं तो कहता हूँ यस बिल्कुल सर। नहीं देखना। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो देखने में तो मजा आएगा लेकिन आपके माइंड रिटेन नहीं यस सर। रहेगा। और जब रिटेन नहीं रहेगा तो एग्जाम में काम नहीं आ पाएगा, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे वहां पे। और यस। नहीं कर पाओगे तो सिर्फ मस्ती करने के लिए थोड़ी देख रहे हो उसको, आप तो पेपर पास करने के लिए कर रहे हो ना। जी सर। तो उसको वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये अब मैं नाम तो नहीं लूंगा इंस्टीट्यूशन का, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन धंधा चला रखा है, 3 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स, 5 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स, 10 मिनट के अंदर जी करंट सर। अफेयर्स। भैया उसको लोगे लेकिन उससे आंसर नहीं लिख पाओगे, तो फिर क्या मतलब है? जी सर। मैं तो और कहता हूँ बुक फाइनल फॉर्म एम में तो पढ़ना आंसर राइट करना चाहिए ही। आप। यस सर। फाइनल एम तो आंसर राइट करना ही है एग्जैक्टली। सर। यस सर। यस एग्जैक्टली। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर बिल्कुल। अब हेलो। क्लियर आ रही सर। यस सर अच्छा, हो बिल्कुल सकता है क्लियर। नेटवर्क का इश्यू। यस सर हाँ, नेटवर्क का इशू। तो कोई बात नहीं, चलो। तो मैं यार वही कह रहा था कि इसमें सर। आप बहुत ज्यादा इनके पीछे नहीं पड़िए। 5 मिनट के करंट अफेयर्स, 10 मिनट के करंट अफेयर्स मोबाइल पे देख लिया, उस पे देख लिया, क्योंकि वो टाइम वेस्ट और एग्जॉस्टिंग होता है, मतलब इमोशनली एंड मेंटली। और वो याद रिटेन आपको रहता नहीं है। उसके बजाय मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बुक फॉर्मेट में उसको पढ़िए। मतलब कोई भी ले लीजिए, चाहे विजन की ले लीजिए, इनसाइट्स की ले लीजिए, दृष्टि की, जिसको भी आपको ठीक लगे। बुक फॉर्मेट में यस पढ़ेंगे सर। तो एक माइंड हमारा शुरू से है बचपन से कि बुक फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो रिटेन हो जाता है। इतना तक याद हो जाता है कि जी लेफ्ट सर। साइड में क्या था, राइट साइड में क्या था, कहाँ लिखा हुआ था। तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। वरना तो क्या होता है, मतलब बड़ा वो स्वैग के लिए भी लोग करते हैं, कोई आईपैड में पढ़ रहा है। मैंने ही बहुत पढ़ा, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट जॉब में करता था। बाद में समझ में आया, अच्छा मुझे थोड़ा याद भी रह जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस इस तरीके। जी सर। और नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन सर फिर से जुड़ चुके हैं सर। आवाज आ रही है अभी? यस सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। पता नहीं क्या नाउ। नेटवर्क का। तो मैं यार वही कह रहा था कि वो नोट्स, जैसे बोलते हैं ना न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, उनका नोट्स जी कैसे बनाना है, मुझे लगता है बुकलेट फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए, ताकि वो जी माइंड सर। में रिटेन रहे। जी सर। काफी लोग हैं जो ये यस। ग्रुप स्टडी और इस एक चक्कर में पढ़ते हैं। मुझे तो लगता नहीं इसमें बहुत ज्यादा ग्रुप स्टडी सक्सेसफुल है। मुझे लगता है जी सर। सोलो ही पढ़ना चाहिए। इसमें पूरा सेल्फ स्टडी का गेम है। आप पढ़िए काम माइंड से, और शुरू में ही आप टेस्ट सीरीज लगवाइए। टेस्ट सीरीज के आप टेस्ट दीजिए, और उसमें जो फीडबैक मिले उससे अपने आंसर राइटिंग को कंटिन्यूअसली आप इंप्रूव करते रहिए। जी सर। बुक्स बहुत आप डाइग्रेस मत करिए, लिमिटेड सोर्स रखिए, और उस लिमिटेड बुक सोर्स से ही आप उसको बार बार रिवाइज करिए। मुझे लगता है यही 5-6 चीजें हैं जो अगर आप कंसिडर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए। यस सर। जी सर अगला क्वेश्चन ये था कि डोज एंड डोंट्स फॉर यूपीएससी सर, जो कि देखिए, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें बताई, उसमें डूज एंड डोंट्स दोनों कवर हो गए हैं। कि एक तो जी कोचिंग के बिल्कुल पीछे कवर नहीं हो चुके। भागना है, तो है ना। हाँ, यस सर। कॉमन मिस्टेक भी सर। सर बहुत से भी पता नहीं मेरे नेट में प्रॉब्लम है, आपके नेट में प्रॉब्लम है, बट ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस सर, समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू तो हो रहा है बट कोई नहीं। तो सर इसे हम फिनिश करेंगे सर।
या श्योर, अगर कोई क्वेश्चन हो मतलब यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी ए नोट। जल्दी कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो बनाऊं कि नोट्स आप कैसे बना जी सकते सर। हैं, इसके नोट्स को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, है ना, खासतौर से न्यूज़पेपर के टॉपिक वाइज। और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कुछ मॉडल आंसर टाइप की, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इन जनरल जी सर। आप consider कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक डिस्कशन उस पर हो सकता है। और एक मैं बुक लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना तो बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी बुक लिस्ट बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते जी हैं। सर। किसी के मन में और कोई जी क्वेश्चन सर। है तो जिसमें इसमें क्वेश्चन आया सर, कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है बिना कोचिंग के। देखो, ऐसा है कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी मुझे लगा था कि बिना कोचिंग के मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मैं ज्योग्राफी के लिए डेफिनेटली कोचिंग टाइम पे जाता था। इकोनॉमिक्स मुझे जी लगा सर। कि शुरुआत में मुझे कोचिंग के बिना समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मेरा एक लेवल बन गया उसमें तो फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी। हिस्ट्री मुझे लगा कोचिंग कंप्लीट टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं बिल्कुल उसकी बंद कर दी। मुझे लगा हिस्ट्री के अलावा अगर आप देख लें आर्ट एंड कल्चर की कोचिंग किसी काम की नहीं लगी मुझे, है ना। ऐसे जी सर। एथिक्स वगैरह की कोचिंग क्या पढ़ाएगा एथिक्स में आपको, कुछ नहीं पढ़ा जी सकता सर। एथिक्स। हाँ, सब बर्बाद, मतलब वो पूरा टाइम ही आपका वेस्ट करते हैं, इसमें क्या पढ़ाएगा आप में जी नहीं सर। डालेगा। वो पढ़ाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा वहां पे, क्योंकि उसको भी नहीं जी पता सर। कि पढ़ाना क्या है। सच्चाई तो देखो यही है, फिर माने ना माने, ठीक है। तो उसमें क्या कोचिंग जाना। जैसे आईआर में कोचिंग पढ़ाएगा, आईआर के दो तो क्वेश्चन आते हैं, इतना आप उसमें वो दुनिया भर का वो पढ़ा देगा, बाद में आपको लगेगा किसी काम का नहीं था। दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मतलब कम से कम आप मतलब 100 घंटे से ऊपर वेस्ट कर चुके होंगे। वो दो अगर आप वैसे भी विजन की शीट से या किसी भी स्टैंडर्ड शीट से पढ़ लोगे, वो आप खुद भी समझ जाओगे। डेली अखबार पढ़ते हो, आपको क्या नहीं आता होगा जो वो पढ़ाएगा आपको कोचिंग में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे तो लगता है 70% 80% टॉपिक्स ऐसे हैं कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। 20-30% हो सकता है कि कोचिंग की उसमें जरूरत पड़े, तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो यार बहुत सारे टॉपिक्स में तो यूट्यूब वीडियोस ही अवेलेबल है। जैसे ज्योग्राफी है, एक बहुत अच्छी वीडियोस है रतांजलि के, मृणाल सर के कोचिंग इंस्टीट्यूशन के हैं। तो मैंने तो ज्योग्राफी सिर्फ उसी से पढ़ी ना, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ना, मैंने लियोंग वगैरह ये सब फालतू फंड की किताबें पढ़ी, सिर्फ वही पढ़ा, और मुझे तो लगा ज्योग्राफी मेरा काफी ठीक रहा उससे, है ना। जी सर। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको लगता है एक या दो या तीन सब्जेक्ट्स की भाई ये तो कोचिंग के बिना मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, तो उनकी आप बिल्कुल कोचिंग करिए। मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल की आप कोचिंग करिए, क्योंकि ऑप्शनल एक टेक्निकल स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको शायद वो लेवल ऑफ अटेंशन और फोकस चाहिए। बट इन जनरल जीएस के लिए मैं बिल्कुल नहीं जी। कहूंगा, टेस्ट सीरीज डेफिनेटली। जी सर। जी सर, और कोई कुछ क्वेश्चन आए थे। हम्म। जी सर, एक क्वेश्चन है सर, हाउ वी कैन चेक दैट वी आर परफेक्ट फॉर सिविल सर्विसेज। यार मुझे लगता है यू डोंट हैव टू चेक। मुझे लगता है अगर आपका मन है कि मुझे सर्विस करना है, वही सबसे बड़ा चेक है। और यस सिविल सर। सर्विसेज उस टाइप बिल्कुल नहीं है कि टॉपर्स इसको कर पाते हैं, अच्छे से धुरंधर गोल्ड मेडलिस्ट प्री भी पास नहीं कर पाते हैं। जी और सर। हमारे जैसे एवरेज एवरेज लोग बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको फूड देते हैं। ये अलग टाइप का है, इसमें आपका हिस्टोरिकल एकेडमिक बैकग्राउंड इसका बिल्कुल जी। सर्टिफिकेट नहीं है कि आप यूपीएससी में कैसा परफॉर्म करोगे। तो जी सर। बिल्कुल आपको नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं तो 70% वाला ही आदमी हूँ, और 90% वाला तो 2 अटेम्प्ट से लगा हुआ है, उसमें तो प्री नहीं हो रहा है। हो सकता है 90 वाला लगा ही रहे ना हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में फोड़ दें। तो मुझे लगता है इसका कोई ना तो इसका कोई तरीका है चेक करने का, और मुझे लगता है ना ही आपको चेक करने के इस झंझट में फंसना चाहिए। आपको बस इतना सोचना चाहिए कि आपका मन है करने का या नहीं। अगर आपका मन है तो वही चेक है, और लग जाइए बस। ये जी सर। भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट खुद जब इंडिया आया था सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने साल बाद, तो जी मतलब सर। मेरी और सब ने मुझे मतलब समझाया था कि दिमाग सेंटर में है या नहीं है। मतलब इतने साल से पढ़ाई की, अब पढ़ाई करेगा ही पढ़ेगा, किस राजा ने किसको कहाँ किस साल में मारा था, लड़ाई कब हुई थी, बिल्कुल तेरा दिमाग घूम गया है। मैंने कोई बात नहीं, आपको हो सकता है लग रहा हो मेरा दिमाग घूम रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे कोशिश करनी चाहिए। और एज अ लक वुड हैव इट, भगवान ने पूरा साथ दिया, किस्मत ने साथ दी, और हो गया।
तो जी कोई सर। चेक नहीं है। इससे पहले मेरे जो दोस्त थे, या जैसे मेरे भाई भी है छोटा, उसके आईडी दिल्ली से है वो, तो उसके दोस्त काफी अटेम्प्ट्स में ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने भी समझाया है कि अरे अपने भाई को समझा, ऐसे नहीं बना जाता है। मैं कोई बात नहीं। तो मैंने तो किसी की नहीं सुनी, कोचिंग भी छोड़ी तब भी लोगों ने बहुत समझाया, अरे कोचिंग तो जाते ही है, तुम्हें क्या मालूम है, बिना कोचिंग कुछ नहीं होता है। अभी वो सब बेचारे तैयारी कर रहे हैं, या छोड़ दिया उन्होंने और भगवान ने मुझे बना दिया। तो मैं कहता हूँ, मतलब अल्टीमेटली आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, द पॉइंट इज आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि यार मुझे करना है। मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, शर्मा जी का बेटा कितने अटेम्प्ट में बना, वर्मा जी का बना या नहीं बना, गुप्ता जी का बेटा क्या कर रहा है, वो सब जी छोड़िए। सर। ये बोलिए मुझे करना है। चाहे मेरे पापा को मुझ पर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मेरी मम्मी को हो या ना हो, मेरी बहन को हो या ना हो, मेरे भाई को हो ना हो, मुझे करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बनना है। और आप बस लग जाइए। वो घोड़े नहीं होते, घोड़े ब्लिंकर्स लगा लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ब्लाइंड्स, बिल्कुल देखना ही नहीं है, जस्ट स्टे फोकस्ड। जी एक सर। शेड्यूल बनाइए, उस पर बिल्कुल आपको डाइग्रेस नहीं होना है। और जैसे जो राजेंद्र नगर और करोल बाग का जो माहौल है, वो पंचायती का, चाय की थड़ी पे बैठ के पूरा देश चलाएंगे जी वहां से, उस दुकानदारी में नहीं फंसना है। जी ना ही सर। किसी को बताना है, ना ही किसी को बताना है कि आप रहते हो। जी नहीं सर। तो आएंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, फिर चाय पे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे देश में हो क्या रहा है। वो सब नौटंकी नहीं। आपको जी पेपर पास करना है, आपको वहां पे राजनीति चुनाव नहीं लड़ना है। जी सर। ठीक है। तो पेपर को पेपर की तरह अप्रोच करिए, मुझे लगता है आराम से होगा। और होता ही है, हम लोगों में से ही होता है, बाहर से लोग थोड़ा ना आते हैं, कोई विदेशी थोड़ी देते हैं यूपीएससी। जी सर। विदेशी देते भी तो हमसे अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में, तो चैंपियन है इंडियंस। यस सर। है ना, कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन एग्जाम में तो नहीं छोड़ते हैं। यस सर। एक क्वेश्चन आया था सर इसमें, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। और इसका देखो, दो तीन क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, सबके लिए वो क्राइटेरिया हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट उस क्राइटेरिया में फिट हो। यस। सबसे पहले मुझे लगता है ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबा खेल है, इसमें आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं, हो सकता है आपको यस उस सर। सब्जेक्ट बार बार पढ़ना पड़े। तो हमेशा आप ऐसा सब्जेक्ट पिक करिए जो पढ़ने में आपको, जिसको इंटरेस्ट आए। जिसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा ना लगे अरे यार 2 बार मतलब मैं क्या पढ़ूं, मेरा तो मन ही नहीं करता। है ना। तो पहला क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए, हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको सोशल में इंटरेस्ट हो सकता है आपको एंथ्रोपोलॉजी में हो सकता है आपको मैकेनिकल में हो, मतलब डिपेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, मैथ्स में हो। तो वो आप देखिए कि ऐसा सब्जेक्ट हो जो मुझे बार बार भी अगर पढ़ना पड़ जाए तो मैं पढ़ दूंगा ऐसे। पहला जी सर। क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसका पिछले कुछ सालों का रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो। मतलब ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं उठा लेना कि यूपीएससी उसको पिछले 5 साल से धो रही है और आप फिर भी सुपरमैन बन गए कि मैं ही शक्तिमान हूं और मैं इसको देख लूंगा। हो सकता है आप अच्छा कर पाए, लेकिन जनरल से बोलते कॉमन सेंस तो यही है कि अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। और तीसरा उसका रहता है कि भाई उसका सिलेबस कितना है, आप कवर भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे ज्योग्राफी का लोग बताते हैं, मैंने तो ज्योग्राफी लिया नहीं, ज्योग्राफी का लोग बताते हैं कि उसका सिलेबस इतना ज्यादा कवर ही नहीं होता। जी सर। और इंजीनियर्स का प्रेफरेंस ऑप्शन इसलिए होता है हमारे इस लोगों के लिए कि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब घुस जाते हो तो आप देखते हो कि पिछले 5 साल से बहुत खराब रिजल्ट है। प्लस उसका सिलेबस इतना ज्यादा है कि वो कवर नहीं हो पाता। और ऑप्शनल ऐसा एक जुआ है, एक बार आपने खेल लिया तो 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि इसका स्कोर खराब है, उसको बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत कर पाते हैं ऑप्शनल चेंज करने का। तो इसीलिए ये सारे क्राइटेरिया पे, या आपका पर्सनल कोई क्राइटेरिया हो, उस पे ऑप्शनल को टेस्ट करके बहुत सोच समझ के ही इसमें एंटर करना। क्योंकि एक बार जो पकड़ ली है आपने, उसको फिर आप चाहते हुए भी कि यार बहुत बुरा हाल है, छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि यू वुड हैव इन्वेस्टेड सो मच, आपको लगता है बस मैं पहुंच ही गया, बस ये थोड़ी सी गलती रह गई थी, अब दूसरा सब्जेक्ट चूज करूंगा तो फिर से पूरा साइकिल में रिपीट करना पड़ेगा। प्लस यूपीएससी की कोई गारंटी नहीं है, इस साल हो सकता है ज्योग्राफी को धोया हो, अगले साल हो सकता है वो मैथ्स को धो दे। मैथ्स को तो क्या धोएगा, लेकिन टफ हो सकता है पेपर, हो सकता है सोशियोलॉजी को धो दे। एंथ्रोपोलॉजी का इस बार बहुत खराब रिजल्ट रहा है, कल जी एंथ्रोपोलॉजी सर। 2 साल बहुत, है ना। तो ये क्राइटेरिया है, पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो और उसका रीजनेबल सिलेबस हो जो आप कवर कर पाए। जी सर। और जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, माइंड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करें सर।
देखो, माइंड की एफिशिएंसी मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक तरीके से खेलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ा और रट रटा के पहुंच गए। ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो इसमें शुरू से बहुत ज्यादा हार्ड भी पुश नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट लेवल पे एक स्ट्रैटेजी हो। मैं उठूंगा, 3-4 घंटे पढ़ूंगा, 1-आध घंटे फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट लूंगा और अगले दिन का प्लान पहले से प्रिपेयर्ड हो कि यार आज मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, कल मैं पॉलिटी और साइंस पढ़ूंगा, अगले दिन एनवायरमेंटल साइंस और ये पढ़ूंगा, फिर वापस से रिपीट करूंगा, फिर एथिक्स दूंगा, फिर ये दूंगा। सो यू शुड हैव दैट वेरी क्लियर इन माइंड, एंड कोशिश करो कि आप ज्यादा भी नहीं तो 90% उस शेड्यूल के साथ आप स्टिक करो। ऐसा नहीं कि वो बना तो बहुत अच्छा सा लिया, छाप दिया और उसको फॉलो आप एक दिन नहीं कर पाए, फिर कोई मीनिंग नहीं। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमरे में मैंने देखा, बड़े बड़े मैप लगे होंगे, एकदम पता नहीं माय गॉड इस जरूरत ही क्या है इस पेपर में, और फिर माहौल पूरा बना हुआ है, किताबें दुनिया भर की पड़ी हुई हैं, जी सर। साइड पे पड़ा हुआ है, कमरे में घुस के आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और फिर जब आप फिर अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से देखो तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार शेड्यूल इसका कुछ नहीं है, ये फॉलो कुछ नहीं करता है, शायद करता है, टाइम वेस्ट करता है, सिर्फ माहौल बना रखा है। तो माहौल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे और आप सोचिए कि यार मुझे 2 चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं, तो वो 2 चैप्टर आप उस कंप्लीट करिए उस दिन, देन यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। जब आपको शाम को सोने जाएंगे आप सोचेंगे यार आज का जो टारगेट था मैंने अचीव कर लिया। रीजनेबल टारगेट्स रखिए ताकि डिसअपॉइंट ना हो। आपने रख लिया 5 चैप्टर में पढ़ लूंगा, आपको पता है 5 आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपके माइंड की एफिशिएंसी कम कैसे होती है? माइंड की एफिशिएंसी कम होती है जब आप अनरीजनेबल टारगेट्स रख लें या फिर उनको आप कंसिस्टेंटली अचीव ना करें, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाएं, या फिर आपको कोई शेड्यूल ही नहीं हो, एडहोकिज्म चलता रहे, आज ये कर लिया, अच्छा फिर अब ये मन कर गया, मतलब सिस्टम ना हो। सिस्टमिक तरीके से आप अप्रोच करिए, है ना। ये 5 चैप्टर पढ़ूंगा, फिर एक मुझे मॉक देना है, फिर ये 10 चैप्टर हो जाएंगे, मुझे मॉक देना है, हर हफ्ते मुझे मॉक देना है, और उस तरीके से आप एक पेस में इसको चलाए रखिए। बस ये मत सोचिए कि, और मैं बता रहा हूँ ना कि जिस जो टॉपर भी होता है, हमारे बैच का टॉपर अनुदीप दुरिशेट्टी था, रैंक 1, उससे पहले भी टॉपर से पूछिए, जितने भी 30 मार्क का जो आईएएस वाइज बन जाते हैं, बाद में बड़े बड़े भाषण देते हैं जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब लिस्ट छप रही होती है यूपीएससी भवन में, 1 मिनट पहले उन सबकी हालत उतनी ही टाइट होती है जितनी की एग्जाम देने से पहले। उनको खुद को नहीं पता होता, उस वक्त आप हाथ जोड़ के बैठे रहते हो, भगवान लिस्ट में कहीं नाम आ जाए, चाहे 1000वें नंबर पे ही आए, है ना। बाद में तो ज्ञान देता है, मुझे तो बहुत पहले ही पता था और मैं तो 6 घंटे पढ़ता था, बाकी दिन खेलता था, यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पैदा ही कलेक्टर बनने के लिए हुआ था। तो फालतू की बकवास जी सर। तो आप कंसिस्टेंट बेसिस पे एज एन एवरेज स्टूडेंट हवा में नहीं उड़ना, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के स्टिक टू द शेड्यूल। आप ये सोचिए कि मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, खाना मैं बाद में खा लूंगा, 2 चैप्टर मुझे करने थे तो मैं पहले 2 चैप्टर कर लूं, 2 नहीं तो 2:45 तो कर ही लूं। ऐसा नहीं यार प्लान तो 2 का था, अच्छा भूख लगाई चलो खाना खा लूं, अच्छा चल चाय पी आते हैं, चल यार चाय पी लेते हैं बाद में, तो फिर हो गया खेल। ठीक है, तो बहुत सर्किल नहीं बना चाहिए, तो फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आपको लगेगा यार कल का टारगेट मैंने अचीव कर लिया, कल का मुझे पता है क्या अचीव करना है, एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में बस मैं लगा हूं, कोई मुझे कह रहा है अच्छा बुरा मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक इंटरव्यू आप लोगों ने मेरा देखा होगा, हाथरस केस जब चल रहा था चित्रा त्रिपाठी के साथ, जो बड़ा फेमस भी हो गया, वो बहुत सवाल पूछी जा रही है, चिल्लाई जा रही है, और मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है व्हाट शी इज सेइंग, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। मुझे पता है मेंटेन करना है, मुझे अननेसेसरली रिएक्ट नहीं करना है, जबरदस्ती का कोई मुद्दा यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि उनका जॉब है सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना, मेरा काम है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है और ज्यादा ना बिगड़े। सो ऑनेस्टली आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, आई डोंट केयर कोई भी जर्नलिस्ट क्या बोलता है, मुझे अपने लगे रहना है। सुबह उठना है, किताब खोलनी है, 3 घंटे पढ़ना है, फिर लंच करना है, फिर 2 किताब ये पढ़नी है, फिर सोना है, फिर चाय पीनी है, फिर आना है, वो चलता रहे, डेली बस चलता रहे। अगर आप इतना कर ले जाओगे तो हो ही जाएगा। यस सर, वो वीडियो बहुत शानदार था सर। वो मुझे लगता है जीवन के किसी भी फेज में इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आप पढ़ते हो एथिक्स वगैरह में, दैट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस, कि यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्या अचीव करना है। आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे, प्रेशर्स बहुत होंगे, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू मैनेज, दैट इज द नेम ऑफ द गेम।
दोस्त बोलेगा चल आजा नीचे आजा खड़ी पे, हम बोलोगे यार जी सर। ऐसा कर तू चाय पी ले, फिर पूछेगा कहाँ है, चल पिक्चर देख के आते हैं, बोलेंगे यार ऐसा कर पिक्चर तू देखा दोस्त, है ना। और फिर ये जो फंडे है ना, व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे डिबेट, हाँ ये मैंने भी बहुत करी फर्स्ट टाइम में, एक और चीज बता दूं मैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ही डिबेट चल रही है किसी टॉपिक को लेके, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, एक ने जवाब दिया, फिर आपने पढ़ा, फिर आपको लगा अरे यार इसने तो नहला मार दिया, मैं दहला कैसे मारूं, आपका दिमाग उसी में चल रहा है, फिर दो बार फिर मैसेज चेक करोगे कुछ जवाब आया क्या, है ना, फिर से यस कुछ आया, सर। 10 मिनट लग गए उसी में, सो यू गेट एक्साइटेड अननेसेसरीली, यू आर गेटिंग डाइग्रेस। सो मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब बंद करो, सब नौटंकी है, व्हाट्सएप में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ ड्रामा होता है, इमोशनली यू विल गेट ड्रेन्ड, पूरा दिन वो चाणक्य नीति में लगा रहेगा, उसने क्या जवाब दिया, फिर मैंने क्या लिखा, वो सब छोड़ो, अपनी किताब उठाओ, 8-9 किताबें हैं, सोचो कि 10वीं किताब ऐड करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि उस किताब की सच में मुझे जरूरत है क्या, ना ही मैं ओवर डिपेंडेंट रहूंगा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस पे, किताब फॉर्मेट में पढ़ूंगा ताकि मुझे याद रहे, मुझे पेपर देना है, मुझे वहां पे जाके भाषण देके चुनाव नहीं लड़ने। जी सर। सर के बिजी शेड्यूल के कारण सर अभी से हम रोके सर। सर यस, आपसे बात करके बहुत ही इंस्पायरिंग महसूस कर रहे हैं सर, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट वो भी आपसे इंटरेक्ट करके बहुत ही प्रेरित महसूस कर रहे होंगे सर, और बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत चलो बहुत ऑल द वेरी धन्यवाद। बेस्ट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और लग जाओ इसमें, मतलब सर बहुत ज्यादा मत सोचो, मतलब जी अगेन अगर 30 सेकंड्स में इसको समराइज करना है, बिल्कुल दुनियादारी जी छोड़ दो, कौन क्या कहता है, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बनाओ, अपना एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ, दोस्तों से किनारा करो, किसी को घर मत बताओ, किसी के घर मत जाओ, कोचिंग पे जी लिमिटेड डिपेंडेंस रखो, और टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप लगवाओ, ठीक है। मुझे लगता है कि यही है 5-6 चीजें, बाकी ज्ञान आपको कोई कुछ भी दे सकता है, बट अल्टीमेटली क्रक्स मैंने तो यही देखा है, खुद का भी और दूसरे जो धुआंधार रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 4 5 6 जो भी है, जिनको किसी को नहीं पता था कि मेरी इतनी रैंक कैसे आ गई, सबकी मोटी मोटी यही स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट देन। जी सर, थैंक यू सर।